तो डीबीबी से करना है स्टार्ट है ना? हाँ, डीबीबी दे रखा है शायद मैंने। डीबीबी नंबर 16। हेलो, तो 16 के आंसर लिखते हैं अपन पहले। हम्म 16 का आंसर लिखो आप है ना। फर्स्ट का आंसर है बी। 16 में फर्स्ट का आंसर बी है। सेकंड का आंसर है ए। थर्ड का आंसर है ए एंड डी। थर्ड का आंसर ए एंड डी। 4 का आंसर है सी। 5 का आंसर ए। 6 का आंसर ए। 7 का आंसर सी। 8 का आंसर डी, लास्ट ऑप्शन डी। 9 का आंसर बी एंड डी। बी एंड डी। और 10 का आंसर है ए। 10 का आंसर ए। तो फर्स्ट पर आ गए अपन। फर्स्ट में को डाउट हो? क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में को डाउट हो? सेकंड में को डाउट हो? थर्ड में को डाउट हो? इस तरह के सवाल भी मैंने काफी कराए थे आपको। इन सब में एक इन्फॉर्मेशन कॉमन होती है कि रूट सारे इमेजरी, डी लेस देन 0 दिया हुआ होता है ना। फिर अपन थोड़ा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं, उससे पता लगता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो बताना है, हो गया? क्वेश्चन नंबर थर्ड बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया? सबको आ गया? थर्ड सबको आ गया ना? क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद 4 में को डाउट हो? 4 में हमें जाता है रूट अपोजिट साइन के आ जाए, तो 0 पर जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ जाएगी ना। 4 के बाद 5 में को डाउट हो? नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो ना। नंबर ऑफ टर्म 8 आ गई, फिर 8 नंबर का टर्म निकाल लिया हमने, वो एक्स की वैल्यू आ गई। भाई वहां से एक्स तक अपन ऐड कर रहे हैं, और ऐड करने पर कितना आ रहा है? 148 आ रहा है। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिया, कितने टर्म को ऐड करने पर 148 आ रहा है। फिर आ गया भाई 8 टर्म को ऐड कर रहे हैं, तो 8th नंबर का टर्म निकाल लिया, इसका मतलब हमने 8th नंबर का टर्म कैलकुलेट कर लिया। 6 पर आ गए। 6 में को डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 में को डाउट हो? सवाल तो करते हैं ना हम। एक तो सवाल नो स्टडी नो कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, एंड मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। सच्चाई है भाई, कुछ आएगा ही नहीं तो लगेगा सब आता है, और जितना आता रहेगा, जितना ज्ञान बढ़ता रहेगा, और किसी दिन लगेगा यार ये नहीं आया, तो और फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, यार इतना कुछ पढ़ते हैं ये नहीं आता है ना। इसलिए ये जनरल कंसेप्ट है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, और नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो कौन सा वाला कंसेप्ट लग रहा है आपके? मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन? मोर स्टडी नो कंफ्यूजन। तो सवाल तो कर रहे हैं मतलब है ना। 7 में को डाउट हो? इस तरह का सवाल मैंने क्लास में भी कराया था आपको ना। 8 में को डाउट हो गया? सिंप्लीफाई कर लिया, और x बराबर 1 आता है सोल्व करने पर। x बराबर 1, और x 1 हो नहीं सकता, इससे आंसर आ रहा है नो सोल्यूशन। x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सिंप्लीफाई करेंगे धीरे धीरे, और x बराबर 1 आ गया, बट x इज इक्वल टू 1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। बताना है क्या करके? आ गया सबको? नहीं, 8 के बाद 9 पर आ गए। 9 में उसको टी मान लो आप। मैंने स्यूडो क्वाड्रेटिक का आइडिया दिया था आपको ना, स्यूडो क्वाड्रेटिक का सवाल भी करवाया था मैंने, कुछ लिखवाया भी था आपको। तो इसमें क्या टी मान लो उसको ना, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने टी मान लिया ना। तो वो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई। अब वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई, वो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए इंटू टी प्लस 3 बराबर 0। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना हमारे पास, वो तो x के अंदर है, तो वो बोल रहे हैं उस ओरिजिनल इक्वेशन का हैज एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, उसके एग्जैक्टली 2 रियल रूट आना चाहिए ना। यानी x की उस इक्वेशन को सोल्व करूं अगर मैं, तो x की एग्जैक्टली 2 रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू आनी चाहिए ना।
एग्जैक्ट 2 रियल रूट्स आने चाहिए और विच आर डिस्टिंक्ट उस ओरिजिनल इक्वेशन के, यानी x को सोल्व करने पर वैल्यू आएंगी 2, वो दोनों रियल भी आनी चाहिए और डिस्टिंक्ट भी आनी चाहिए ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई हमने t मानने के बाद ये इक्वेशन बन गई। अब मैं x कैसे निकालूंगा? पहले यहाँ से t आएगा, उन t को बारी बारी से मैं यहाँ रखूंगा, तभी तो x निकलेगा ना। तो हमने मान लिया भाई इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, हमने एज्यूम कर लिया कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है ना, हमने मान लिया इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, ये हमने एज्यूम कर लिया ना। इसका एक रूट अल्फा है और इसका एक रूट बीटा है। अब मैं x कैसे निकालूंगा? इस t की एक वैल्यू को मैं यहाँ रख दूंगा और एक बारी में यहाँ रख दूंगा, तो मैंने रख दिया x अपॉन 1 + x² अल्फा। यहां से x निकल जाएगा एक तो, और एक मैं यहां से x निकाल सकता हूं। ये मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था आपको सवाल, स्यूडो क्वाड्रेटिक वाला, अरे क्लास में कराया था मैंने सवाल, आप वो ऐसे मैंने एग्जैक्टली ऐसे एक्सप्लेन किया था। अब अल्फा बीटा तो यहां से आएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं भाई इस इक्वेशन के कितने रूट आ सकते हैं मैक्सिमम 2, इसके भी कितने आ सकते हैं, और हम चाह रहे हैं भाई 2 यहां से मिल रहे हैं, 2 यहां से मिल रहे हैं, रूट कितने आ रहे हैं 4। हम चाह रहे हैं भाई उन 4 में से एग्जैक्टली 2 क्या आए, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाए। अब हो सकता है या तो यहां से जो 2 आए वो रियल और डिस्टिंक्ट आ जाए, फिर यहां से रूट क्या आ जाए, इमेजरी आ जाए, या यहां से दोनों क्या आ जाए, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहां से दोनों क्या आ जाए, या एक यहां से आ जाए और एक यहां से आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। अब यहां से रूट रियल कब आएगा, वो तो मैंने क्वाड्रेटिक के लिए लिखा दिया था आपको ना भाई, जैसा ये हो सकता है ना, जो इसकी रेंज है वैसा ये होना चाहिए ना भाई। अगर मान जैसे मैंने समझा था ना आपको, ये मैंने कुछ रूल लिखाया भी था आपको, लेकिन वो क्वाड्रेटिक के लिए लिखवाया था मैंने आपको कि माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, मान लो अगर मान लो fx माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, और अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहूँ fx भी माउथ ओपनिंग अपवर्ड, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट रियल और डिफरेंट कब आएंगे? अगर fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और अगर वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट रियल और डिफरेंट कब आएंगे? अरे डी थोड़ी ग्रेटर देन है, दूर में लट चला रहे हो आप तो। बताओ आप एक एक जना बोलो, भीड़ में थोड़ी बैठे हैं अपन, एक एक जने को बोलना है एक बार में, अगर बोलना हो तो जबरदस्ती नहीं, वरना मैं बोल दूंगा वो भी। हाँ बताओ आप। जब के एफ के मिनिमम वैल्यू से बड़ा हो तो उसके रूट दोनों क्या आएंगे, रियल एंड डिफरेंट। अब हम चाहते हैं रूट रियल और इक्वल आए, अब कब आएंगे? उन्होंने बोला ना अच्छी तरह से, देखो सबके समझ में आ गया, वो वर्टेक्स की बात ही नहीं कर रहे, ऐसे मैंने लिखवाया भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। क्या के के मस्ट बी इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, के एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू के बराबर आना चाहिए। सब लिखवा रखा आपकी कॉपी में भरी हुई इनसे, आप देख सकते हैं चाहे तो। वो बेकार थोड़ी कचरा थोड़ी हो, कचरे का डिब्बा नहीं है वो, उसको एक बार लिख कर कचरे के डिब्बे में डाल दो। सवाल मैंने कहा ना, बहुत मेहनत लगती है पढ़ने में, अच्छी रैंक लाने में बहुत मेहनत लगती है। जिस बच्चे की अच्छी रैंक आती है ना, उसका 2 साल तक ये काम होता है, छानता रहता है, भूलता रहता है, पढ़ता रहता है, वापस याद करता रहता है, समझता रहता है, फाइट करता रहता है, उसकी अच्छी रैंक आती है। जिसको अपनी कॉपी में लिखी हुई एक एक बात याद हो। अभी तो अपन क्वाड्रेटिक पढ़ के आए हैं, अभी जस्ट सीक्वेंस चल रहा है हमारे ना, 2 साल बाद एग्जाम देना है अपने को। तो कोई सवाल आया तो पन्ने पलटा करो, सर ने ऐसा कुछ लिखा है क्या, थ्योरी में लिखवाया है क्या, शीट में कोई सवाल किया है क्या, इस तरह का सवाल मैं करके देखता हूँ दोबारा एक बार, फिर इसको करके देखता हूँ ना। इतनी फाइटिंग स्पिरिट होगी तो सवाल आएगा, वरना तो मुझसे पूछते रहोगे आप ना, मैं बताता रहूंगा आपको, आपका फायदा नहीं होगा ना। तो ये अगर ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट रियल और डिफरेंट तब आएंगे जब के उस एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू से बड़ा हो। रियल और इक्वल कब आएंगे? जब के उसकी मिनिमम वैल्यू से बड़ा। मैंने इसका रीजन बताया था आपको ग्राफ बनाकर, इसका रीजन भी बताया था मैंने ग्राफ बनाकर आपको। ऐसा नहीं कि रीजन नहीं बताते आपको, रीजन बताने की कोशिश करते हैं। और दोनों रूट इमेजरी कब आएंगे? 2 केस हैं, या तो के उसकी मिनिमम वैल्यू से कम हो जाए या के इमेजरी हो जाए। तो यहाँ अपन एक तरह से ये तो बोल रहे हैं रेंज के अंदर, यानी अगर के रेंज में लाई करेगा, अगर के इसकी रेंज में लाई करेगा, मिनिमम वैल्यू के बराबर आया है या मिनिमम वैल्यू से बड़ा आया है, तब रूट आएंगे रियल। और अगर के रेंज के बाहर निकल गया तो फिर इसके रूट इमेजरी आएंगे, रियल नहीं आ सकते ना। अपन ऐसे इसकी रेंज, यहाँ तो रेंज निकालना आसान होता है क्वाड्रेटिक के अंदर तो। अब ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, ये एक रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। किसको बोलते हैं रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन?
किस एक्सप्रेशन को बोला जाता है कि रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? पढ़ा करो, अपनी डेफिनेशन में पढ़ा करो आप ना। और सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा ना, अपने को समझाना भी आना चाहिए ना। बड़े आदमी बनने के, मान लो किसी कंपनी में जाके सीईओ बन गए, अब आप बोलेंगे कैसे फिर? बोलना नहीं आएगा ना। और बोलना नहीं आएगा तो लगेगा नॉलेज ही नहीं है। और बोलना अच्छा आता हो, नॉलेज भले कम हो, छा जाओगे आप दुनिया पर। और बोलना कम आता होगा, नॉलेज ज्यादा होगी तो दुनिया में छाने में दिक्कत आएगी फिर। तो कब कब किस पर को मतलब आप डेफिनेशन बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ। डेफिनेशन तो बिल्कुल स्पेसिफिक होती है एक्चुअली ना, बिल्कुल स्पेसिफिक डेफिनेशन। हाँ बताओ, आप बताओ। क्या हो ऊपर? नहीं, 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 बताओ। हाँ बताओ। ये डेफिनेशन है, सही है भाई। ऊपर पॉलिनॉमियल वाले, नीचे पॉलिनॉमियल वाले, टूटी मोटी बात है, ऐसा बोल दो चाहो तो। पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल, उसको बोलते हैं रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये मैंने लिखवा रखा है, ये भी कॉपी में आपके लिखा हुआ, ये लिखवाया है मैंने, समझा रखा है मैंने आपको। तो बोलना आना चाहिए अपने को भाई, ये रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसकी रेंज निकाल रखी है हमने। क्वाड्रेटिक में 4 वैरायटी के सवाल कर रखे हैं हमने। फर्स्ट सिंपल क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना आता है, क्वाड्रेटिक के साथ में इंटरवल हो तो भी रेंज निकालना आता है, एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो तो किसी को टी मान के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लो, उसकी रेंज निकालना आता है। एंड द फोर्थ वैरायटी इज रेंज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। ये सारे सवाल 12th में काम आएंगे आपको, और 12th की शीटों में दिखेंगे आपको, जो हमने 11th क्लास में किए हैं। बहुत सारी वैरायटी के सवाल कराए मैंने, आपकी कॉपी देखो आप, सब 12th की शीटों में नजर आएंगे आपको। और वहाँ बड़ा अच्छा लगेगा आपको, वहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा फिर आप। और अभी नहीं करोगे तो वहाँ करना पड़ेगा फिर पछतावा भी होगा, यार वहीं पढ़ लेता मैं, सर की बात मान लेता, आज मुझे दिक्कत नहीं आती है। तो ये रैशनल अलजेब्रा, इसकी रेंज निकाल सकते हैं अपन। किसे निकालते हैं रेंज निकालने के लिए? वाई मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आता है रेंज निकालना। इसकी अगर मैं रेंज निकालूंगा तो इसकी रेंज आ जाएगी हमारे पास -1/2 से +1/2, -1/2 से +1/2। सवाल समझा रहा हूं मैं आपको ना, इसे टाइम लगेगा सवाल समझाने में। इसकी रेंज ये ना, यानी अब अगर मैं यहाँ अल्फा को, यानी इस एक्सप्रेशन की रेंज -हाफ से हाफ के बराबर आएगी। ये हाफ से बड़ा नहीं आ सकता, ये तो निकाल सकते हैं अपन, वाई मान के रेंज निकाल सकते हैं ना। अगर ये अगर ये नंबर हाफ से बड़ा नहीं हो सकता और -हाफ से कम नहीं हो सकता, तो अगर हम चाहते हैं कि भाई इक्वलिटी होल्ड करे, मैं अल्फा की जगह कोई नंबर लिखूं और यहां से रियल रूट आए, तो कब आ सकता है? जब अल्फा इसकी रेंज में लाई करना चाहिए, अल्फा इसकी रेंज में लाई करना चाहिए। अब इसकी रेंज क्या है? -हाफ से हाफ, यानी अगर अल्फा हाफ से बड़ा हो गया तो यहां से कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, -हाफ से कम हो गया तो कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी। अब जैसे अपन बात करते हैं ना क्वाड्रेटिक माउथ ओपनिंग अपवर्ड की, तो वहां जो रेंज आती है उसमें मिनिमम वैल्यू आती है, तो हम बोलते हैं जब मिनिमम वैल्यू के बराबर आता है तो वहां रूट क्या आते हैं? इक्वल आते हैं ना। अरे अब ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, यानी जब रेंज की जो बाउंड्री है उस पर रूट कहीं ना कहीं इक्वल आ सकते हैं। अपन चेक करके देख रहे हैं इसकी रेंज की बाउंड्री क्या है, -हाफ +हाफ। अब देखो यहाँ +हाफ रखो, अगर मैं अल्फा की जगह हाफ रख दूंगा, मुझे लग रहा है ना यहाँ से 2 रूट आएंगे। अगर मैं अल्फा की जगह हाफ रखूंगा तो यहाँ से एक ही रियल रूट आएगा, रूट तो 2 आएंगे लेकिन दोनों सेम आएंगे। देखो रख के देखो, दिख रहा है? अगर मैंने अल्फा की जगह हाफ रख दिया तो रूट तो 2 आएंगे क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, लेकिन दोनों क्या आ जाएंगे? सेम आ जाएंगे, डिस्टिंक्ट नहीं आ पाएंगे। ऐसे अल्फा की जगह -हाफ रखो, दोनों रूट आएंगे -1 दोनों रूट इक्वल आ जाएंगे, वो डिस्टिंक्ट नहीं आ पाएंगे ना। हम ये जो चाह रहे थे ना भाई, यहाँ से दोनों डिस्टिंक्ट आ जाए, यहाँ से इमेजरी आ जाए, यहाँ से डिस्टिंक्ट आ जाए, यहाँ से इमेजरी आ जाए, तो मैं अल्फा को अगर हाफ करूंगा तो यहाँ से रूट ही क्या आएगा? अल्फा को हाफ कर दूं तो रूट यहाँ से कितने आए? 2, लेकिन दोनों क्या आ गए? फिर मैं अल्फा को यहाँ -हाफ कर दूं तो रूट क्या आएंगे? 2 आएंगे, लेकिन दोनों क्या आएंगे? तो रूट तो 4 आ गए, डिस्टिंक्ट कितने आए? लेकिन 2 ही आ गए। तो मेरे माइंड में आ सकता है मैं इसको हाफ कर दूं, उसको -हाफ कर दूं, या इसको -हाफ कर दूं, उसको हाफ कर दूं, यानी इस इक्वेशन का एक रूट हाफ लेके आ जाऊं और एक क्या लेके आ जाऊं? -हाफ। अभी तो हम हाफ और -हाफ को डिस्कस कर रहे हैं, इस बाउंड्री को डिस्कस कर रहे हैं बस। अगर अल्फा हाफ से -हाफ के बीच में होगा तो दोनों रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे इसके, तो क्वाड्रेटिक बनेगी ना भाई? नहीं आ रहा समझ में? अगर अल्फा -हाफ से हाफ के बीच में है, अगर मैं हाफ से -हाफ के बीच में आने वाली किसी वैल्यू को यहाँ रख दूं तो दोनों रूट क्या आएंगे इसके? रियल एंड डिस्टिंक्ट। -हाफ से हाफ में यहाँ रख दूं तो इसके रूट क्या आएंगे?
रियल एंड, लेकिन हम चाह रहे हैं दो ही रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट आए ना। तो एक तो लग रहा है कि अल्फा को हाफ कर दो और उसको क्या कर दो, माइनस हाफ, इसको माइनस हाफ, उसको हाफ कर दो, या फिर अल्फा को माइनस हाफ से हाफ के बीच में लेके आ जाओ, फिर वहां से रूट इमेजरी आने चाहिए ना, या उसको माइनस हाफ से हाफ में कर दो, यहाँ से रूट इमेजरी आ जानी चाहिए। तो जो पहले केस की बात कर रहे हैं ना अपन, कि इसका एक रूट, ये अल्फा को माइनस हाफ कर दें, उसको हाफ कर दें, इसको मैं माइनस हाफ कर दूं और इसको हाफ कर दूं, ये पॉसिबल ही नहीं है इस इक्वेशन के अंदर। अगर सवाल दूसरा होता तो उसमें ये पॉसिबिलिटी आंसर आ सकता था, लेकिन इसमें ये पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इसका अगर हम चाहते हैं इस इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए, और ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कब आ सकता है, तो जीरो पर वैल्यू क्या है, लेकिन जीरो पर वैल्यू क्या आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी तो बेकार हो गई कि एक को माइनस हाफ कर दो और एक को प्लस हाफ कर दो। यानी इसका डायग्राम अगर बनाएंगे ना अपन, दोनों रूट है तो पॉजिटिव आएंगे, इसके दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, क्योंकि रूट का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ रहा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं आ सकता। अब मालूम पड़ गया दोनों रूट या तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो अब क्या करें, इस अल्फा को यानी इसके एक रूट को माइनस हाफ से हाफ के बीच में लेके आ जाओ, तो वो उस रेंज के बाहर निकल जाना चाहिए, या उसको माइनस हाफ से हाफ के बीच में लाए तो ये रेंज के बाहर निकल जाना चाहिए। यानी इसका डायग्राम अगर मैं इसको एफ ऑफ टी मान लूं, तो इसका डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, देखो आप, इसका डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, ये मैंने माइनस हाफ से हाफ बना दिया, और हम जानते हैं जिसका हम डायग्राम बना रहे हैं एफ ऑफ टी का, वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड है और उसकी जीरो पर वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो डायग्राम उसका है तो ऐसा बन जाए, इससे उसका एक रूट तो आएगा माइनस हाफ से हाफ के बीच में, और एक आएगा हाफ से बड़ा, और अगर एक रूट अगर ये हाफ से बड़ा हो गया तो रूट यहां से क्या आएंगे, इमेजरी, और अगर ये एक रूट अगर जीरो से या माइनस हाफ से हाफ के बीच में, दोनों रूट क्या आ जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो उस एफ ऑफ टी का डायग्राम या तो ऐसा बन जाए, या उसका डायग्राम ऐसा बन जाए, या उसका डायग्राम ऐसा बन जाए, या उसका डायग्राम ऐसा बन जाए। अब चाहे डायग्राम ऐसा बने या ऐसा बने, इन दोनों डायग्राम को देखकर हम बोल सकते हैं, चाहे डायग्राम ऐसा बन रहा हो चाहे ऐसा बन रहा हो, माइनस हाफ से हाफ ओपन इंटरवल, माइनस हाफ से हाफ में एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए। पर डायग्राम ऐसा तो बन ही नहीं सकता था ना इसका, जो हमारे माइंड में आ रहा था, ये सब सोच के बता रहे हैं, इससे टाइम लग रहा है समझने में अपने को ना, हर चीज पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि अपन डायग्राम ऐसा तो बना नहीं सकता ना मैं। अगर ऐसा डायग्राम बन सकता होता ना, तो भी रूट दो क्या आते, दो ही रूट रियल डिस्टिंक्ट आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन ये डायग्राम बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो पर नेगेटिव नहीं आ सकती। आगे समझ में, अब चाहे डायग्राम ऐसा बनाऊं चाहे ऐसा बनाऊं, इस डायग्राम के अंदर भी ओपन इंटरवल माइनस हाफ से हाफ में एग्जैक्टली एक रूट आ रहा है, और इसमें भी क्या हो रहा है, तो अगर हम चाह रहे हैं भाई इस ओपन इंटरवल में एग्जैक्टली एक रूट आए और रूट माइनस हाफ के बराबर भी नहीं हो और हाफ के बराबर भी नहीं हो, तो कंडीशन क्या होती है, एफ ऑफ हाफ इंटू एफ ऑफ माइनस हाफ का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो आ जाए, बस लेस देन जीरो आ जाए, निकाल लो बस इसको ना, और एफ ऑफ टी हमारे पास ही सही ना, बस वहां रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। एफ ऑफ टी क्या है, टी स्क्वायर प्लस ए इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस ए इंटू टी, टी स्क्वायर प्लस ए इंटू टी प्लस 3, ऐसा आ गया। तो रख देंगे, हाफ निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 1/4 प्लस a/2 और प्लस 3, और यहां से आएगा 1/4 माइनस का a/2 और प्लस 3 लेस देन 0। पर इसको सोल्व कर लो और इंटरवल निकाल लो, कर लेंगे अब ना, ऐसे निकाल। इसके बाद नेक्स्ट 10 पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट हो, 10 हो गया, बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया सबको, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, तो निकालो सीक्वेंस की शीट निकालो, सीक्वेंस की शीट पर आ जाते हैं अपन। सीक्वेंस की शीट, तो एक्सरसाइज का पार्ट 1, पार्ट 1 में कौन सा है, कौन सा, C4 P4 हो गया, B4 में कोई डाउट हो
होता ना इसको, वो कल मैंने रिजल्ट दिखाया उससे भी निकाल सकते हैं अपन ना भाई, वो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और सेकंड टर्म माइनस थर्ड टर्म का जो रेशो है। बार बार बोतल गिर रही है आप, और इतनी भारी बोतल क्यों लाते हो? छोटी ले आया करो थोड़ी बहुत, इतनी भारी बोतल लाते हैं। पानी तो पानी का वेट कम है, बोतल का वेट ज्यादा है ना? नहीं किसी की भी हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, जिसकी भी बोतल उससे बोल रहा हूँ मैं। बैग में वजन भी ज्यादा हो जाता होगा, जबरदस्ती क्यों बोझ उठाएं? बोझ वैसे ही अपने सर पे बहुत है ना, पढ़ने का बोझ वैसे बहुत है, और वजन भी उठा लो फिर आप, बैग में वजन भर लाओ आप। तो बी फोर बताना है, हो गया सबको, आ गया? बी फोर नहीं बताना मतलब है। इसके बाद नेक्स्ट सी टू में को डाउट हो, सी टू के बाद सी थ्री में को डाउट हो। सी थ्री में दे रखा है कि पी क्यू आर एपी के अंदर है ना, और हमें दिखाना है कि ये एस पी के अंदर है, दिखा दो आप। तो हमने उसको ऐसे लिख लिया ए माइनस एक्स, पी क्यू और क्या लिखा हुआ है, पी क्यू आर लिखा हुआ है ना, यहाँ क्यू इंटू वाई है। ये रेशो बराबर दे रखे हैं, और एक जानकारी है कि पी क्यू आर एपी के अंदर है, और पी क्यू आर को हटा के मुझे एक्स वाई जेड लाने हैं ना, और दिखाना है कि एक्स वाई जेड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है हमारे पास। तो देखो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि रेशो बराबर है, तो मैंने मान लिया भाई किसी के बराबर है, ऐसा मान लिया ना। अरे ये तो मान लो ये काम आया नहीं आया, लेकिन जब भी रेशो बराबर दे रखे हो उसको मान लो ना। अब पी क्यू आर को मैं फ्री करना चाहता हूँ, और पी क्यू आर से मैं सवाल करना स्टार्ट करूंगा, और पी क्यू आर को हटा दूंगा, और उससे मैं एक्स वाई जेड को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो आप, ए बाई एक्स माइनस वन अपॉन पी लिख सकता हूँ, ए अपॉन वाई माइनस वन अपॉन क्यू। इसको लिख सकता हूं मैं ए बाई जेड माइनस वन अपॉन आर इजिकल टू के। तो पी क्यू आर मुझे अलग से दिख रहा है इसमें ना। तो हमने ऐसा करा कि सिंस पी क्यू आर एंड ए पी, सिंस पी कोमा क्यू कोमा आर आर इन ए पी, यहां से सवाल स्टार्ट किया हमने। और अगर पी क्यू आर ए पी के अंदर है, मुझे पी क्यू आर को हटाना है, और क्या लाना है उसकी जगह, एक्स वाई जेड। व्हाट इज द वैल्यू पी फ्रॉम दिस, ए बाई एक्स माइनस वन अपॉन के, यही तो पी की वैल्यू है, ए बाई वाई माइनस वन अपॉन के, ए बाई जेड माइनस वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन के, ये भी एपी के अंदर है। इन सबको कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो भी एपी के अंदर आएंगे। ये समझ में आ गया भाई? तो पी क्यू आर एपी के अंदर है, ये भी तो पी क्यू आर ही है, ये भी एपी के अंदर है। अब इन सबको कैसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तब भी एपी के अंदर रहेंगे। सबको कैसे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी एपी के अंदर रहेंगे। सबके अंदर वन को जोड़ दो, तब भी एपी के अंदर रहेंगे। सबको ऐसे डिवाइड कर दो, तो वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड आर इन एपी, देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन एचपी। आगे समझ में? ऐसे निकालिए। इसके बाद नेक्स्ट सी फोर पर आ गए। सी फोर में को डाउट हो, बताना सी फोर। सी फोर के बाद नेक्स्ट सी फाइव में को डाउट हो, सी फाइव, सी फाइव बताना है। हाँ, सी फाइव में बी गायब कर दो, और क्या ना, वो लाना है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन सी लाना है अपने को ना। तो उसमें हम जानते ही ना कि दिया हुआ है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, ए बी सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या बी इज हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है ना, तो बी हार्मोनिक मीन का मतलब ये हो गया कि भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। और लाना क्या है हमें, वन अपॉन बी माइनस ए, और प्रूव करना है वन अपॉन बी माइनस सी इज इक्वल टू वन बाई ए और वन बाई सी लाना है ना। तो एक तो हम ये जानते ही ना कि अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, या अगर वो हार्मोनिक मीन है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी भाई? अपने को तो लाना है, तो ला सकते हैं अपने से ना। तो इसमें यहाँ पर बी नहीं है ना, तो बी को रख दो आप यहाँ ना। मैंने ऐसा लिखा बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, लिख सकता हूँ उसको मैं से, मैंने इसको से लिख दिया। बस यहाँ रख दो आप एल एच एस के अंदर। तो सिंस एल एच एस, और एल एच एस के अंदर लिखा है वन अपॉन बी माइनस ए, तो उसको लिखा मैंने टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, और कितना आ गया है, माइनस ए आ गया ना। ऐसे यहाँ लिख दो आप, क्या आ जाएगा, टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, और साथ में आ जाएगा माइनस सी। अरे उसको मैनिपुलेट कर लो, बी तो हट गया, अब वो ए और सी लाना है।
आ जाएगा वो ए और सी ना, यहाँ ए प्लस सी ऊपर चला जाएगा और देखो यहाँ से ए कॉमन आ जाएगा और 2c माइनस ए माइनस सी, सही है ना। और ऐसे फिर यहाँ ए प्लस सी ऊपर चला जाएगा और व्हाट वी गेट, सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा और 2a माइनस ए माइनस सी आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं कि ए अपॉन ए प्लस सी को कॉमन ले लो आप, ए प्लस सी को कॉमन ले लो। ये मैंने ए प्लस सी कॉमन ले लिया ना, और ए प्लस सी कॉमन लेने के बाद ये कितना आ जाएगा अच्छा मैंने ए कॉमन लिया है ना, नहीं ए कॉमन लिया है ना मैंने, तो 2c आ गया माइनस सी सही है। ए कॉमन ले लिया ना मैंने पहले यहाँ से, ए कॉमन ले लिया मैंने, ऐसे यहाँ से सी कॉमन ले लिया, तो 2a के बाद आ गया वो ए माइनस सी आ गया। तो देखो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा सी माइनस ए, 1/c माइनस ए, सी 1/a इंटू सी माइनस ए, और यहाँ आ रहा है 1/c इंटू ए माइनस सी। लाना अपने को वो है 1/a 1/c, तो बाहर लिखा हुआ है ए प्लस सी, और हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आ जाएगा ए इंटू सी और सी माइनस ए, ये मैंने एलसीएम ले लिया ना, ए इंटू सी माइनस ए, तो ए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सी माइनस ए भी प्रेजेंट है, यहाँ सी आ गया और यहाँ आ जाएगा माइनस ए, सी माइनस ए से सी माइनस ए हट जाएगा और इसको अलग अलग कर दो आप, वी गेट 1/c प्लस 1/a, ऐसा आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बी दिख रहा है, यहाँ बी था वहाँ बी नहीं था, तो बी की वैल्यू को रख दिया हमने और रख के कैलकुलेट कर ली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर C5 में डाउट हो गया तो कल वाला काम आ गया हमारे में। और कौन सा है, पार्ट 3 का 4, A4 हो गया। A4 के बाद C2 में कोई डाउट हो, वो सम निकालना आता ही ना, उनको उल्टा कर देंगे तो भी AP बन जाएगी, वहां भी AM का सम निकल जाएगा ना। और कौन सा है, बस ये थे, आगे चलते हैं अपन। तो हम आ गए थे कल, वो एक सवाल दिया था मैंने करने के लिए, शायद 2 दे रखे हैं। हाँ, तो एक तो वो याद रखना है अपने को ना, एक तो प्रूव करना था और दूसरा भी प्रूव करना है, लेकिन याद भी रखना है ना कि अगर ABC HP के अंदर है तो A माइनस B/2, B माइनस B/2 और C माइनस B/2 ये GP के अंदर आ जाएंगे ना। यानी हमें याद रखना है कि अगर ABC, क्योंकि भूल जाएंगे वरना काम आएगा बच्चों, जिस चीज को याद रखने के लिए बोलते हैं ना उनको याद रखा करो आप ना। आप मेहनत करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप मेहनत नहीं करते, आप मक्कारी करते होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा ना, लेकिन मैंने थोड़ी ज्यादा करनी है अपने को, चीजों को याद रखना है। चीजों को याद रखने से सवाल तो रट नहीं सकते अपन, कंसेप्ट याद रख सकते हैं ना, वो फॉर्मूला याद होगा, कंसेप्ट याद होगा तो सवाल कर पाएंगे अपन। इसे सवालों के पीछे थोड़ा कम भाग सकते हैं अपन, कंसेप्ट पकड़ने के पीछे भागो आप, कंसेप्ट कौन सा छूट रहा है, कौन सा फॉर्मूला छूट रहा है, उनके पीछे ज्यादा भागना चाहिए। तो अगर ये एचपी के अंदर है, अगर ये एचपी के अंदर है तो हम बोल सकते हैं, अगर मिडिल टर्म का, अगर ये एचपी की टर्म्स है तो मिडिल टर्म का हाफ अगर मैं तीनों में से माइनस कर दूंगा तो उससे जीबी मिल जाएगी मुझे। मिडिल टर्म का हाफ था ये, अगर मैं तीनों में से माइनस कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगी, जीबी मिल जाएगी ना। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं अपन ना, उल्टा भी याद रख सकते हैं कि अगर जीपी की टर्म्स हमारे पास हैं, आगे भी काम आएंगे इसलिए मैंने स्टार लगाया ताकि याद रखेंगे इनको। उल्टा भी बोल सकते हैं ना, अगर ये जीपी के टर्म्स हैं और मिडिल टर्म को तीनों में ऐड कर दिया जाए तो वी गेट एचपी। यहां से मैं यहाँ आया हूँ ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये तो हम प्रूव करेंगे अभी, इसको प्रूव करेंगे अभी अपन, तो बता रहा हूँ इसे याद रखना है ना भाई। अगर एचपी के अंदर है तो एचपी का मिडिल टर्म का हाफ तीनों में से माइनस कर दो, मिडिल टर्म का हाफ तीनों में से माइनस कर दो तो उससे जीपी आ जाएगी। या टर्म्स अगर जीपी के अंदर है तो मिडिल टर्म को तीनों में जोड़ दो, उससे एचपी आ जाएगी। लेकिन जीपी के अंदर ये प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि जीपी की टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए ना। अगर जीपी की टर्म्स पॉजिटिव है और फिर मिडिल टर्म को तीनों में जोड़ा है तो फिर एचपी आएगी, गारंटी है ना। लेकिन जीपी की टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए तब मैं ऑलवेज गारंटी ले सकता हूँ ना भैया। तो मेरे पास एग्जाम्पल हो, कोई वैल्यू हमारे पास हो तो उसे चेक कर लें अपन। अगर अपन को रूल लिख रहे हैं तो जनरलाइज वे में लिख रहे हैं कि भाई हमेशा सत्य हो, और ऑलवेज ट्रू तभी होगा जब जीपी की टर्म्स पॉजिटिव आएंगी। क्योंकि मान लो मैंने ऐसे ले लिया -1 1 -1 और -1, क्या है, जीपी है। अब मिडिल टर्म को तीनों में ऐड कर दो, 0 आ जाएगा ना वो, अब वो एचपी में हो नहीं सकता ना।
भाई एसपी का कोई टर्म जीरो हो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर एसपी का कोई टर्म जीरो हो गया तो उल्टा करने पर क्या आनी चाहिए, एपी आएगी नहीं, एपी है। इसे ये रूल जो है यहाँ वॉयलेट हो जाता है ना। इसे अपन बोलते हैं भाई अगर जेपी के टर्म्स पॉजिटिव है और मिडिल टर्म को तीनों में जोड़ दूं, फिर वो टर्म्स किस में आ जाएंगे, एसपी के अंदर आ जाएंगे। ये याद रखना है। अब इसको प्रूव कर देते हैं अपन, भाई कैसे आ गया है ना। तो प्रूव करने के लिए भाई हमारे पास यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम। हमें इस तरह की टर्म्स इंट्रोड्यूस करनी है, ए माइनस बी बाई टू मुझे दे तो ये रखा है, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है ना, और मुझे इस तरह की टर्म्स जनरेट करनी है ना। इस तरह के जो टर्म्स हमारे पास हैं इनको जनरेट करना है अपने को, इनको जनरेट करना है। यहाँ से स्टार्ट करूंगा और लाऊंगा मैं। तो हम जानते हैं अगर ये एचपी के अंदर है तो फर्स्ट माइनस सेकंड अपॉन सेकंड माइनस थर्ड इजिकल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट अपॉन थर्ड आ जाएगा। ये लिख लिया मैंने यहाँ से। और मुझे वो टर्म लानी है, मुझे ए में इंटरेस्ट नहीं है, बी में इंटरेस्ट नहीं है, सी में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ए की जगह क्या चाहिए, ए माइनस बी बाई टू, बी की जगह बी माइनस बी बाई टू, सी की जगह तो हमने यहाँ से लिख लिया ए माइनस बी बाई टू। बी बाई टू से बी बाई टू कैंसिल हो जाएगा ना। तो अभी भी क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है ना। फिर यहाँ लिख लो बी माइनस बी बाई टू, यहाँ लिख लो सी माइनस बी बाई टू। यहाँ भी हट जाएगा बी बाई टू से बी बाई टू। अब यहाँ देखते हैं ना, देखो मुझे क्या चाहिए, ए में इंटरेस्ट नहीं है, हमें चाहिए ए माइनस बी बाई टू। हमने इसको ऐसे लिख लिया प्लस ये क्या लिखा हुआ है बी बाई टू, ये क्या लिखा है माइनस बी बाई टू, यानी ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है बस। ऐसे नीचे लिख लो सी माइनस बी बाई टू और बी प्लस बी बाई टू, बी माइनस बी बाई टू। ये प्लस बी बाई टू है, ये कट जाएगा इससे और यहाँ से आ जाएगा। हो गया क्लियर। इस तरह के टर्म क्रिएट कर लिया। अब सब जगह या तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है अपने को। अब ध्यान से देखें भाई, इसको सी एन डी लगाने के बारे में सोच सकते हैं अपने यहाँ। ये लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई, तो वहां लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। ये लिखा है हमारे पास वाई माइनस जेड, तो वो लिखा है वाई प्लस जेड। भाई अगर ऐसे लिखा हो ना, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड या पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। लेकिन इससे जमाना पड़ेगा पहले अपने को। मैंने ऐसे जमा लिया, इसको मैं नीचे लेके आ गया इधर, इसको नीचे लेके आ गया उधर। तो उसको लिख रहा हूं मैं ऐसे, ए माइनस बी बाई टू प्लस बी माइनस बी बाई टू अपॉन, वो नीचे आ गया ना, उसको मैं ऊपर लेके आ गया, तो आ गया ए माइनस बी बाई टू बी माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू, फिर उसको मैं ऊपर लेके आ गया, तो बी माइनस बी बाई टू और प्लस सी माइनस बी बाई टू। ये मैंने ऐसे लिख लिया ना, और यहाँ आ जाएगा बी माइनस बी बाई टू और माइनस सी माइनस बी बाई टू। तो सही लिखा है क्या मैंने, इसको ले गया मैं इधर और उसको लेके आ गया यहाँ। अब ये वही तो लिखा हुआ है, देखो उसी तरह लिखा हुआ है वो, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। समझ रहे बच्चों। तो क्या लिख सकते हैं इसको, यानी सी एन डी लगा रहे हैं हमारे ना, लेकिन हम डायरेक्ट रिजल्ट जानते हैं, इसलिए इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी बाई टू अपॉन बी माइनस बी बाई टू इजिकल टू पी माइनस बी बाई टू अपॉन सी माइनस बी बाई टू। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब जीबीपी के अंदर आ गए हो। तो आ गया बी माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर पी माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर इजिकल टू ए माइनस बी बाई टू और सी माइनस बी बाई टू। हैंस अभी जिसका स्क्वायर हो रहा है वो तो मिडिल टर्म आ गया। अब फर्स्ट टर्म किसी को भी मान सकते हैं हम, हमको ये दिखाना है तो हमने ये मान लिया ना, सी माइनस बी बाई टू। तो ये जीपी के अंदर आ गए। याद रखना है इसको फॉर्मूले की तरह, चलते फिरते बोलते फिरते याद रखो इस फॉर्मूले को ना, ताकि कभी जरूरत पड़ेगी जब, इसलिए वो इतना बोल रहे हैं आपको ना, इसलिए याद रखने के लिए बोल रहे हैं ना। और जिस दिन जरूरत पड़े उस दिन मजा आ जाए आपको। हाँ मुझे अच्छा लगा मुझे।
अब वो एक और दे रखा है मैंने ना, हो गया प्रूव, बताना है करके उसको, सबको आ गया है ना, m+1/1, ए और डी का रेशो आ गया m+1:1, आ गया सबको, तो आगे चलते हैं फिर अपने ना, एजीपी पर आ गए अपन, एजीपी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लिखें आप, डेफिनेशन लिख लेना, अ सीक्वेंस obtained by multiplying, a sequence obtained by multiplying the corresponding terms, a sequence obtained by multiplying the corresponding terms of an AP and a GP. A sequence obtained by multiplying the corresponding terms of an AP and a GP is known as AGP. Is known as AGP. A sequence obtained by multiplying, corresponding का मतलब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, उसको अपन एजीपी बोलते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल ए 1 + 2x + 3x² + 4x³ plus and so on. This is an example of arithmetic geometric series. This is an example of arithmetic geometric series. कैसे भाई पता लगाना हो, कैसे कह सकते हैं हम, तो देखो इसमें एपी दिख रही है अपने को ना, एपी क्या है इसमें, ये एपी हो गई ना, और जीपी क्या है इसमें 1, ये जीपी आ गई हमारे पास। अब वो एक अलग एपी है और एक अलग जीपी है ना, और अगर मान लो मुझे एजीपी बनानी है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो एजीपी का फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्थ को फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रोग्रेशन आ गया है ना। जनरलाइज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं अपन, चाहें तो a + d × r, a + 2d × r², 3 टर्म सफिशिएंट है बस है ना। क्या ये भी एजीपी है, ये जनरल फॉर्म हो गया एजीपी का ना, ये जनरल फॉर्म हो गया ना, इसमें एपी हमें साफ साफ दिख रही है ना। एपी क्या है हमारे पास, a + d और a + 2d, ये हमारे पास एपी आ रही है ना। और जीपी क्या है हमारे पास, 1 r और r², ये जीपी आ गई। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, तो वो सीक्वेंस आ गई ना, वो एजीपी आ गई ना। अब एजीपी के अंदर क्या टर्म निकालने का कोई सवाल नहीं बनता, मैं हमसे कहा जाए भाई इस एजीपी का 10th नंबर का टर्म निकालो, आप कर लेंगे सर, वो तो क्या है भाई, इस एजीपी का 10th नंबर का टर्म कैसे निकालेंगे, एक तो एपी का निकालो 10th नंबर का, क्या इस एपी का 10th नंबर का टर्म निकाल सकते हैं, क्या इस जीपी का निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एजीपी का टर्म आ जाएगा। तो टर्म निकालने का सवाल तो करने की जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पर, हम सिर्फ सम निकालेंगे यहाँ, और सम निकालने का लॉजिक मैंने बता रखा है आपको। क्या करते हैं, इस एजीपी के अंदर जो जीपी है उस जीपी का जो कॉमन रेशो है उससे मल्टीप्लाई करना है और एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देना है, पता है मैंने, बस वही लॉजिक फॉलो करना है। तो एजीपी का सम निकालना सीखेंगे अपन, ठीक है ना। तो लिखें आप, एक सवाल करते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज।
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज। और सीरीज हमारे पास है 1 + 2 इंटू 1 + 1/n, 3 इंटू 1 + 1/n होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब जब एग्जाम में आएगा तो ये लिखा हुआ आएगा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो उस वक्त आपको पहचानना पड़ेगा क्या वो एपी है क्या, क्योंकि मैं एपी का सम निकालना जानता हूँ। क्या वो जीपी है क्या, मैं जीपी का सम निकालना जानता हूँ। क्या वो एजीपी है क्या, हम एजीपी का सम भी निकालना जानते हैं। ये एफर्ट करने पड़ेंगे आपको वहां पर। या तो अपन हेडिंग डाल के पढ़ते हैं, क्योंकि वैसे पढ़ाया जा सकता है हेडिंग डाल के ही ना, वहां आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि वो एपी है, जीपी है या एजीपी, ये एफर्ट करना पड़ेगा ना। अब हमसे कहा गया है कि ये सीरीज है, दिख रहा है कि एजीपी है, दिख रहा है भाई, इसको आर मान लें अपन समझाने के लिए। तो ये हो गया 1 + का 2r और 3r² हो गया। वो समझ में आ रहा है बच्चों? ये अब हमें एजीपी का सम निकालना है और फर्स्ट n टर्म का निकालना है। ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर ना। अब अगर हमें एपी का फर्स्ट n टर्म का सम निकाल, जैसे मान लो आपसे कहा जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी, तो क्या मुझे उसका n टर्म लिखने की जरूरत है क्या? और मुझसे कहा जाए इस एपी की n टर्म का सम निकालो, तो क्या मुझे इसका n टर्म लिखना जरूरी है? क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बताया मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए है, कॉमन डिफरेंस चाहिए है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी n है, और मेरे पास फॉर्मूला है। तो मुझे इसका लास्ट टर्म या इसका n टर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। ऐसे जीपी के अंदर भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। ये जीपी आ जाए मान लो, और हमसे कहा जाए इस जीपी की फर्स्ट n टर्म का सम निकालो, तो उसके लिए मुझे इसका n टर्म लिखने की कोई आवश्यकता, मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन रेशियो चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स, और फॉर्मूला है मेरे पास, वो निकाल सकते। लेकिन हमारे पास फॉर्मूला नहीं है एजीपी का सम निकालने, इसलिए हमें जो सम निकालना है फर्स्ट n टर्म का, तो मुझे पता होना चाहिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है। या तो मुझे लास्ट टर्म दे रखा हो, या मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है, तो मुझे इसका n टर्म लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। हम खुद निकाल रहे हैं ना भाई, फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, मेरी बात समझ रहे? तो मुझे इसका n टर्म लिखना पड़ेगा। अब इसका n टर्म कैसे लिखूंगा मैं? बड़ा आसान है, पहले एपी का n टर्म निकाल लूंगा, फिर जीपी का निकाल लूंगा, जो भी मुझे निकालना है मैं इसको एस मान लूंगा। अब बताओ एपी का n टर्म क्या आएगा? जो एपी यहाँ अवेलेबल है उसका n टर्म क्या आएगा? n आ जाएगा ना, ये तो उसका n टर्म आ गया n। फर्स्ट सम के अंदर 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, 4 में n में आ जाएगा। अब इसको मैं r मान लेता हूँ, तो जीपी हमारे पास क्या है? 1 r² r³, इसका n टर्म क्या आएगा? r की पावर n-1। आ रहा है समझ में? तो ये आ गया r की पावर n-1। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये 1 मान लिया। अब क्या करना है हमें? इस एजीपी के अंदर जो जीपी है उसका जो कॉमन रेशियो है, क्या है उसका कॉमन रेशियो? 1 + 1/n, उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड को, और एक टर्म शिफ्ट करके माइनस करना है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसके नीचे लिखूंगा। इसके पहले जो टर्म आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको उसके नीचे लिखेंगे, और ये कहाँ निकल जाएगा? ये आगे निकल जाएगा। तो हमें एक टर्म और चाहिए इसके पहले की ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर हमें एजीपी की फर्स्ट n टर्म का सम निकालना है, या तो ये बोलते फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, फर्स्ट सम दे दिया, लास्ट सम दे दिया, मुझे याद है ना भाई, मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना, तो मुझे n टर्म लिखने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। अगर वो सम ऑफ n टर्म बोल रहे हैं मुझे उसका n टर्म लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है मुझे। अब n टर्म लिख दिया हमने, एक टर्म इसके पहले वाला और लिख दो, क्योंकि इसको यहाँ जो आएगा उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके नीचे आ पाएगा ना। तो इसके एक पहले का टर्म, अब n के पहले क्या आएगा? 3 के पहले क्या आ रहा है? 2, 2 के पहले 1, तो n के पहले क्या आएगा? n-1। ये आ गया n-1। अब ये अगर r² है, 1 डिग्री कम हो गई, फिर 1 डिग्री कम हो गई, यहाँ भी क्या होगी? 1 डिग्री कम हो जाएगी ना। तो 1 + 1/n होल पावर n-2, ऐसा आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो लास्ट सम दिया हुआ होता तो मैं बस उसके पहले वाला टर्म लिख लेता, या मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म निकालना है तो n टर्म को मुझे लिखना पड़ा और एक टर्म उसके आगे वाला लिख लिया मैं। अब कुछ नहीं करना, अब तो मुझे आता ही है ना। कॉमन रेशियो क्या है?
1 + 1/n, उससे मल्टीप्लाई करना है और शिफ्ट करके माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना, तो s को मल्टीप्लाई कर दो 1 + 1/n से, इजिकल टू, इसको मल्टीप्लाई करूंगा लेकिन इसके नीचे नहीं लिख रहा मैं, आगे से लिख रहा हूँ, तो आ गया 1 × 1 + 1/n, 2 × 1 + 1/n का होल स्क्वायर, n - 1 1 + 1/n होल पावर n - 1, n - 1 नहीं आएगा ना बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करा, 1 डिग्री बढ़ी ना मल्टीप्लाई करने पर, अब ये आगे निकल जाएगा, ये आगे निकल जाएगा 1/n × 1 + 1/n होल पावर n, ये आगे निकल गया, ठीक है ना? क्या इसमें कोई दिक्कत आई? दोनों को माइनस कर दो बस, दोनों को माइनस कर दिया। माइनस करने के लिए क्या करें, सबके साइन चेंज कर दो, उसके बाद ऐड कर दो, ये सबके साइन चेंज कर दिए अभी हम, अब इनको ऐड कर देंगे अपन, यहां सब इसको ऐड करेंगे तो s कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा ना बच्चों, s यहां से आएगा 1 और यहां से आएगा -1, माइनस का 1/n इजिकल टू 1 के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं था तो 1 तो 1 ही रहा, अब ये लिखा हुआ है 2 × r, 2 × r और 1 × r, तो क्या बचेगा, r बचेगा, यानी 1 + 1/n, अब 3r² माइनस का 2r², r², इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो कॉमन आ जाएगा, और n में से माइनस कर रहे हैं n - 1 को, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, आ रहा है समझ में? ये ऐसा आ जाएगा माइनस, ये ऐसा आ गया, कुछ नहीं करा हमने, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया है, एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर दिया और दोनों को माइनस कर दिया बस। अब हम देख रहे हैं हमें एस निकालना है, ध्यान से देखो, इसको आर बोल रहे हैं अपन, तो ये 1 हो गया, ये आर हो गया, ये r² हो गया, यहां तक क्या बन रही है, जीबी बन रही है, अगर ये माइनस का n नहीं होता ना, यहां तक जीबी बन जाती है ना, और क्या है, जीबी का सम निकालना आता है अपने, बस सम निकाल लेंगे ना, सम के लिए क्या क्या चाहिए, फर्स्ट सम, फर्स्ट सम क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है, यहां से यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स n, कैसे मालूम पड़ा, भाई देखो ये फर्स्ट टर्म के अंदर पावर कितनी है 0, और यहां पावर कितनी है, तो 0 से लेकर n - 1 n टर्म्स हो गई ना, हल्का सा पेशेंस रखना है बस, पेशेंस का कमाल है इसमें ना, और कोई कमाल नहीं है, लॉजिक तो पता ही है और पेशेंस रखना है बस, और कोई दिक्कत है तो फर्स्ट टर्म को लिख दिया मैंने 1, r बराबर आ गया 1 + 1/n, ये और लिख लो चाहो तो, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इजिकल टू आ गया n, अच्छा फॉर्मूला लगा दो, ये तो कितना आ गया s × -1/n आ गया, और a r नंबर ऑफ टर्म्स -1/r -1, ऐसे बोलते जाओ और लिखते जाओ बस, ये यहाँ तक का सम निकाल लिया हमने, जो अंडरलाइन कर रखा है, अब ये बचा हुआ है यहाँ पर, ये कॉपी तो करना पड़ेगा अपने को यहाँ, तो -n × 1 + 1/n होल पावर n आ गए, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, निकालना क्या है, हमें s निकालना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो s की जगह s आ गया, -1/n आ गया, ये नीचे कितना आ रहा है 1/n, ऊपर जाएगा ये, ऊपर चला गया n होकर ना, n 1 + 1/n होल पावर n -1 -n × 1 + 1/n होल पावर n आ गया, अब जब ये n इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो उससे कट जाएगा ये इससे काट दिया हमने, n को नहीं काटा मैंने, इसको काट दिया ताकि एक टर्म कम लिख रहे हैं हम, यानी अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो इससे कट गया, अब ये सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, आ गया समझ में?
बार इसको लिख दो एस इंटू माइनस वन बाई एन इजिकल टू कितना आ गया माइनस एन, एस बराबर कितना आ गया एन स्क्वायर आ गया। ये उस एजीपी का सम आ गया, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ उस एजीपी का जो कॉमन रेशियो था वो निकाला है, उससे मल्टीप्लाई किया और एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर दी। ये तो लास्ट टर्म देना चाहिए उसका ना, और ये अगर सम ऑफ एन टर्म बोल रहा है वो, तो उसका एन टर्म हमें लिखना पड़ेगा और एक टर्म उसके पहले वाला लिखना पड़ेगा, और फिर जो कॉमन रेशियो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, शिफ्ट करके माइनस कर दो। हो गया क्लियर? लेकिन एक सवाल लिखें, फाइंड द सम r इज इक्वल टू n r इंटू टू रेस टू पावर r, ये सम निकालना है अपने, r इंटू टू रेस टू पावर r। टर्म्स कितनी है इसमें? n, r बराबर 1 से r बराबर n। हमें ये जो भी सीरीज लिखी हुई है, जो भी सम लिखा हुआ है निकालना है ना। पहले सिग्मा को अप्लाई कर दिया हमने, ताकि मालूम पड़ जाएगा करना क्या है ना। r को 1 लिखा, r को 2 लिखा, ये लास्ट टर्म आ गया। इसके पहले वाला क्या आएगा? n माइनस वन टू रेस टू पावर n माइनस वन। लास्ट टर्म मेंशन कर रखा है मतलब आपको ना। टर्म्स कितनी है काउंटिंग में? क्या ये एजीपी है? इसमें जीपी कौन सी है? 1, जीपी है 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, अलग अलग करके देख सकते हैं चाहे तो अपन ना। दिख रहा है जीपी? तो ये जीपी हो गई ना। कहां पर? R2 क्यूब, बिल्कुल सही। तो ये जीपी हो गई हमारा पास ना, ये जीपी हो गई। और जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 2 है ना। तो हमें इस जीपी के कॉमन रेशियो और एपी दिख रही है 1 2 3, एपी भी दिख रही है, तो ये एजीपी है हमारे पास। इसका सम निकालने के लिए क्या करें? जो जीपी है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और शिफ्ट करके माइनस कर दो। करो आप ईमानदारी से करो, एक एक लाइन को लिख कर ना। पेशेंस ज्यादा रिक्वायर्ड है इसमें ना। साफ साफ लिखें, दूर दूर लिखें, माइनस ढंग से करें ना, कचरा नहीं कर दें वहां ना, समझ में नहीं आएगा वरना ना। बिल्कुल साफ साफ लिखें, साफ साफ। और अगर पेज कम पड़ रहा हो तो हॉरिजॉन्टल कर लो कागज को, और रजिस्टर कम लग रहा हो हॉरिजॉन्टल कर लो उसको, वर्टिकल की जगह, ताकि अच्छा लिखने में आ जाएगा, लंबा है ना। आंसर अपने हाथ से आना बहुत जरूरी है, सही है, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब कॉमन रेशियो 2 आ रहा है ना, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2s इजिकल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ये खुद 2 लिखा हुआ है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 4 आएगा। उस 4 को मैं ऐसे लिखूं, ये 4 को मैं यूं लिखूं,
कैसे लिखूं भाई, ये 2 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 2 से, तो 4 ही तो आएगा। अब 4 को ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं, ऐसे लिखो आप, ताकि वो सेम टर्म आएगा नीचे लिखी हुई। तो ये आ गया 1 इंटू 2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो 2 क्यूब आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आगे निकल जाएगा यहाँ, ये आएगा n-1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n, और ये और आगे निकल जाएगा n इंटू 2 रेज़ टू पावर n+1। क्या आ गया इक्वेशन नंबर 2, क्या आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और अब दोनों को माइनस करना है, अपने साइन चेंज कर दो, उसके बाद ऐड कर दो दोनों। ये माइनस कर दिया, बस अब इनको ऐड कर दो आप। ऐड करने पर ये कितना आ गया, -s, या 1 के नीचे कुछ लिखा, ये लिखा हुआ 1 इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा, ये लिखा है 1 इंटू 2 स्क्वायर, फिर ये क्या लिखा है 1 इंटू 2 क्यूब, यहां से कॉमन ले लेंगे और n में से इसको कम करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n आ जाएगा, और माइनस होके आगे निकल जाएगा। अब ये क्या बन रही है यहां से यहां तक, जी बन रही है, जीपी का सम निकाल लो। टर्म्स कितनी है n, क्योंकि फर्स्ट टर्म में पावर 1 है और लास्ट टर्म में पावर कितनी है n है, n टर्म्स हो गई ना, तो ये -s इज इक्वल टू a r नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r -1, और वो लास्ट में कितना आ गया -n इंटू 2 रेज़ टू पावर n+1 आ गया। मतलब एक बार और सिंप्लीफाई कर लो, नीचे तो 1 आई क्या लिखा हुआ, तो -s इज इक्वल टू, ये तो 1 लिखा हुआ 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 रेज़ टू पावर n+1 -2 -n इंटू 2 रेज़ टू पावर n+1। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया n इंटू 2 रेज़ टू पावर n+1 +2 -2 रेज़ टू पावर n+1। चाहो तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं अपन, चाहें तो ऐसा कर सकते हैं ना, n-1 इंटू 2 रेज़ टू पावर n+1। ये आंसर बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ गए अपन। इसमें सब कैलकुलेट ही कर रहे हैं, लॉजिक वही है, एक बार पेशेंस से कॉमन रेशियो निकाल लो और शिफ्ट करके माइनस कर दो, अपने आप थोड़ा पेशेंस रख के अपन निकाल सकते हैं ना, और अपने हाथ से आंसर सही निकालना जरूरी है। तो कोई सवाल करें आंसर नहीं आया, अपने हाथ से घर जाके दोबारा करो उसको, पेशेंस के अलावा कुछ नहीं है इसमें ना, धैर्य रखना है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है नेक्स्ट सवाल लिखते हैं ना। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब plus and so on, and it is given that mod x less than 1। क्या मतलब होता है इसका, x -1 से 1 के बीच में है। अब इसमें क्या है, हमने या तो वो बोलेंगे सम ऑफ एन टर्म निकालो, या तो वो बोलेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म निकालो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन टर्म निकालना पड़ेगा, या वो लास्ट टर्म मेंशन कर देंगे। अब न तो यहाँ लास्ट टर्म है, न वो ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ एन टर्म निकालो, डैश डैश करके लिखा हुआ है, तो क्या निकालना है, मतलब मुझे इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, तो मुझे इसके इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है, और निकाल सकते हैं ना। अब आपको लगेगा भाई इनफाइनाइट टर्म, आपने कहा था भाई कहाँ तक ऐड करूंगा, भाई इनफाइनाइट टर्म नहीं लिख सकता हूँ उसकी मैं, तो वहां मुझे कुछ नहीं करना, बस आर से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है बस। तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म तक ऐड करना हो ना, तो लास्ट टर्म लिखना पड़ेगा आपको, तो इनफाइनाइट टर्म को ऐड करना है ना। तो मान लिया भाई एस लिखा हुआ है, ये एस लिखा हुआ है, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और इससे क्या कहने का आइडिया लग जाता है अपने को, इससे कहने का ये आइडिया लग जाता है कि आगे जाके एक जीपी बनेगी और उस जीपी का कॉमन रेशो -1 से 1 के बीच में आएगा। हो गया बच्चों, बस व्हाट इज द कॉमन रेशो, एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, तो एक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये एक्स आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर,
ये आ गया 3x³ प्लस एंड सो, दोनों को माइनस कर दो बस आप। s इंटू 1 माइनस एक्स, ये आ गया 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³। और ये इसलिए दिया हुआ होता है ताकि लड़ाई नहीं हो अपनी, है ना, तो भाई हम इनफाइनाइट जीपी का सम कैसे निकालेंगे, हमें तो पता ही नहीं है r-1 से 1 के बीच में है क्या, दे रखा है भैया ना, इससे दिया हुआ होता है वो। और अब इससे इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल लो, ये आ गया a/1 माइनस r, a/1 माइनस r, ऐसा आ गया। अब देखो कभी अगर ऐसे लिखा हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं सवाल करने के लिए। अगर ऐसा लिखा हुआ हो ना और सामने ये दिया हुआ हो, तो कोई भी बच्चा ऐसा लिख सकता है, लिख सकता है ना। अब ध्यान से देखो, कभी यूं लिखा हुआ हो, हमसे कहा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस, तो लगेगा सर 0, x² तो सर इसमें ही नहीं। हमसे कहा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस, इसमें मुझे x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो हम देख रहे हैं भाई ये एक सिंगल टर्म नहीं है, ये एक सीरीज का सम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा लिखना बड़ा आसान है, फॉर्मूला है क्योंकि ना, अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो हमें इसको सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। हमसे कभी कहा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² फ्रॉम दिस, तो लगेगा इसमें x² तो है ही नहीं, कहां से आएगा। यानी बेसिकली ये एक इनफाइनाइट जीपी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये उस इनफाइनाइट जीपी का सम है जिसका फर्स्ट सम और कॉमन रेशो, यानी ऐसे लिखा हुआ है फर्स्ट सम तो 1, कॉमन रेशो x, कॉमन रेशो x, कॉमन रेशो x, कॉमन रेशो x, कहां तक लिखा हुआ है इनफाइनाइट, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ हो ना, ये लिखना आना चाहिए ना। यानी बेसिकली देखा जाए तो ये देखो आप, इसको लिख सकता हूं मैं ऐसे, इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ हो तो ऐसा कोई भी लिख सकता है, ऐसा लिखा हो तो ये दिमाग में चलना चाहिए ना। अब कहा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस, 1 आ गया x² का कोफिशिएंट। इन सब चीजों को मैं गौर करवा रहा हूँ आपको, आप भी समझ रहे हैं, स्टार लगा के रखें, सोचने की कोशिश करें, नहीं आया तो माइंड में रखें, सर ने बताया है ना, तभी सोचना समझना आएगा अपने को, ऐसी बात नहीं है ना। चीजों को भूलते भी हैं, दोबारा पकड़ो भी सही उनको ना, समझो भी सही, सीखो भी सही, याद भी रखो, ध्यान भी रखो सुनने में ना। क्लियर हो गया बच्चों। अब डिवाइड कर दो उसको ना, उसको उससे डिवाइड कर दो। हमें तो एस निकालना, तो एस निकाल लेंगे, therefore s इज इक्वल टू 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर, ये ऐसा आ गया, बस ये फॉर्मूला आ गया ना, ये उस सीरीज का सम आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं अपना, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 3x it is given that mod x less than 1. It is given that mod x is less than 1. तीन सवाल कर चुके अब तक अपने ना, एक में लास्ट सम दिया हुआ था, एक में लिखा हुआ था सम ऑफ एन टर्म्स, तो एन टर्म में लिखना पड़ा, और जब इनफाइनाइट्स का सम निकाल रहे हो तो लास्ट सम लिखने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। सम निकालने के तीन तरीके आ गए हमें, हमें एपी का सम निकालना आता है, हमें जीपी का सम निकालना आता है, और हमें एजीपी का सम निकालना आ गया। अब इसमें दिक्कत ये एजीपी नहीं है, देखो आप, दिस इज नॉट एजीपी, क्या इसमें जीपी है, लेकिन एपी नहीं है इसमें। देखो आप, इसको अलग अलग बाइफरकेट कर लेते हैं अपने ना, सीरीज को अलग अलग कर लेते हैं यहां से ना। वन x² x³, और इनके साथ टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म तो 1 ही हो गई,
अब ये एपी नहीं है, देखो आप। तो कई बार ऐसा होता है कि जीपी तो होती है लेकिन साथ में एपी नहीं होती। भाई अगर क्लियर कट एजीपी आएगी ना, उसका सम निकालने के लिए क्या किया हमने, जो जीपी का कॉमन रेशियो था उससे मल्टीप्लाई किया, शिफ्ट करके माइनस कर दिया। कई बार ऐसा होता है जीपी के साथ में एपी नहीं होती, जीपी तो होती है लेकिन एपी नहीं होती। तो क्या होता है भाई, जीपी के साथ में कई बार टर्म्स ऐसी होती हैं जिनके डिफरेंस या तो एपी में आ रहे होते हैं, या उनके डिफरेंस जीपी के अंदर आ रहे होते हैं, या डिफरेंस के डिफरेंस, डिफरेंस के भी डिफरेंस एपी में आ रहे होते हैं या जीपी के अंदर आ रहे होते हैं। तब भी कोई चिंता की बात नहीं, तब भी सम निकालने का तरीका वही रहता है। क्या रहता है कि जो जीपी है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और शिफ्ट करके माइनस कर दो। देखो यहाँ देखो आप, ये टर्म्स एपी के अंदर नहीं है इनके, लेकिन डिफरेंस निकाल के देखो। सेकंड का फर्स्ट से डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके से डिफरेंस निकालो, इसके से डिफरेंस निकालो, ये डिफरेंस किस में आ गए। कई बार डिफरेंस भी एपी के अंदर नहीं आते, कई बार डिफरेंस जीपी के अंदर आ जाते हैं, या कई बार डिफरेंस के भी, ये जो डिफरेंस आ रहे हैं ना, डिफरेंस के भी डिफरेंस एपी के अंदर या जीपी के अंदर आ जाते हैं ना। तब भी सम निकालने का तरीका वही रहेगा कि जो जीपी है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और शिफ्ट करके माइनस कर दो। समझ रहे बात। तो हमें एपी का सम निकालना आता है, हमें इसे फिंगर पे काउंट करना पड़ेगा आपको, और ये तरीके याद रखने। भाई इतने तरीके सिखा चुके इस तरह सम निकालने के, तो जब एग्जाम में सवाल आएगा तो बारी बारी से मैं चेक करूंगा, भाई सीरीज ये एपी है क्या, नहीं है भाई, जीपी है क्या, नहीं है, एजीपी है क्या, नहीं है। तो एजीपी के साथ क्या है, जीपी तो दिख रही है लेकिन जीपी के साथ में टर्म्स ऐसी हैं जिनके डिफरेंस एपी में आ रहे हो, जीपी के अंदर आ रहे हो, या डिफरेंस के डिफरेंस एपी में आ रहे हो, जीपी में आ रहे हो। तब भी सम निकालने का तरीका वही रहेगा कि हम जो जीपी है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देंगे। तो 4 वैरायटी सीख चुके हैं अपन सम निकालने की। एपी का सम निकालना आता है, जीपी का निकालना आता है, एजीपी का निकालना आता है, और अगर जीपी के साथ में एपी नहीं हो, उनके डिफरेंस एपी में आ रहे हो, जीपी में आ रहे हो, डिफरेंस के डिफरेंस एपी में आ रहे हो, जीपी में आ रहे हो, तो भी सम निकाल सकते। कितनी बार बोल चुका आज ही, आज में आपने, आपको एक बार ही बोल लोगे तो आप, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। भाई ये तरीके आप सीख चुके हैं, अब तो हम 4 तरीके, और ऐसे फिंगर पे काउंट करके रखने पड़ेंगे आपको। मुझे ये 4 तरीके पता है अब तक सम निकालने के। तो वही सेम तरीका लगा देंगे अपन। क्या करें भैया, जो जीबी का कॉमन रेशो है उससे मल्टीप्लाई कर दो और शिफ्ट करके माइनस कर दो बस। ये माइनस कर दिया हमने। ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, हमें दिया भाई आगे जाके कहीं है, और इससे कहने का आइडिया लग जाता है कि एक इनफाइनाइट जीबी बनेगी और उसका जो कॉमन रेशो आएगा वन से माइनस वन के बीच में आएगा। तो ये एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना आ गया, 1 × x, 3 × x², 6 × x³ प्लस एंड सो। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। बस इनको माइनस कर दो आप, ये आ गया s × 1 - x, ये आ गया 1 + 2x 3x², 4x³, और ये वापस क्या बन गई, एजीबी बन गई। ये तो एजीबी थी नहीं, लेकिन ये क्या बन गई, क्योंकि वो डिफरेंस आ रहे थे ना, वो क्या आ रहे थे, एपी के अंदर आ रहे थे, इसलिए एपी बन गई है। और अगर डिफरेंस कभी जीबी में आ रहे होंगे तो ये जीबी बन जाएगी। या हो सकता है हमें एक बार और प्रोसेस फॉलो करना पड़े, या हो सकता है हमें एक बार प्रोसेस और फॉलो करना पड़े। अभी एजीबी इसका सब निकाला, ये भी हाल फिलहाल हमने अभी निकाला ना बच्चों, और कभी मान लो दोबारा आ जाएगा, ऐसे एग्जाम में निकाल के दिखा देंगे, तो ये सब निकालना पड़ेगा। तो मान लेंगे एस डैश इजिकल टू ये ऐसा आ जाएगा। दोबारा निकाल के दिखा देंगे इसको ना, सेम प्रोसेस फॉलो करके। और एस डैश कितना आ जाएगा, अभी निकाला ना अपन ने, 1/1 - x का होल स्क्वायर। फिर इसको यहाँ पुट कर देंगे ना, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, s × 1 - x इजिकल टू 1/1 - x का होल स्क्वायर। ये प्रोसेस दोबारा करके दिखा देंगे उनको एग्जाम में, और आ जाएगा s इजिकल टू 1/1 - x का होल क्यूब। ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। एक और लिखें सवाल है ना, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 + 1 + b × r, find the sum of the series। where it is given that
modulus of BR less than 1. It is given that modulus of BR less than 1. अब जीपी तो दिख रही है इसमें अपने को, लेकिन जीपी के साथ में टर्म जो है वो एपी में नहीं है ना, उनका डिफरेंस किस में आ रहा है? जीपी में आ रहा है। कभी उनका डिफरेंस एपी में आता है, कभी उनका डिफरेंस जीपी के अंदर आता है, और कभी डिफरेंस एपी के अंदर या जीपी के अंदर आते हैं। लेकिन तरीका वही रहता है कि अगर जीपी दिख रही है तो उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और शिफ्ट करके माइनस कर दो। अलग अलग करके देखो ना, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लो, आप अपने आप भी इंटरेस्ट लो है ना, मैं तो दिखाने की कोशिश कर ही रहा हूँ आपको ना। हमने ऐसा अलग अलग कर दिया इसको। तो जीपी क्या है इसमें? 1 R ये जीपी दिख रही है अपने को ना। यहाँ ध्यान से देखो आप, फर्स्ट टर्म इसका 1 ही है, यहाँ आएगा 1+b, ये 1+b आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? 1+b+b²। एक टर्म से मुझे और लिखना चाहिए था, 1+b+b² + b³। अब देखो इसका से डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, और यहाँ कितना आएगा, और आगे मालूम पड़ रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, b³ आएगा। अब के बाद डिफरेंस आ जाएगा b³। तो यहाँ डिफरेंस किस में आ गए? जीपी के अंदर आ गए। पहले एपी में आए थे, अब जीपी में आ गए। हो सकता है ना एपी में आए ना जीपी में आए, डिफरेंस के भी डिफरेंस किस में आ जाए, एपी के अंदर जीपी के अंदर भी आ सकते हैं। तब भी तरीका ये रहता है, जो जीपी अवेलेबल है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो और शिफ्ट करके माइनस कर दो बस। बाकी तो ये गायब कर सकते हैं वरना, कि मान लिया हमने एस और यहाँ से एस निकालना है बस अपने को। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और जो कॉमन रेशियो है उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। एक टर्म लिख लेनी चाहिए वैसे अपने को यहाँ, एक टर्म वैसे नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टर्म लिख लो यहाँ पर ना। वैसे क्लियरिटी है, लेकिन फिर भी 1+b+b² + b³ और वो दिया हुआ ही अपने को ना, मॉड ऑफ बी आर 1 से छोटा है ना, पर अब इसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, s × r। 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × r आएगा, फिर आएगा 1+b × r² बन जाएगा, फिर बनेगा 1+b + b² × r³ आ जाएगा, एंड सो ऑन। बस इनको माइनस कर दो, अब सब्ट्रैक्ट कर दो उनको। तो साइन चेंज कर दो, उसके बाद ऐड कर दो उनको। ये कितना आ गया, s × 1 - r, याद आएगा 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, b × r। अब ये क्या बन गई, इनफाइनाइट जीबी बन गई। उसका कॉमन रेशियो क्या है, तो सम निकाल सकते हैं क्योंकि -1 से 1 के बीच में है ना। आ गया a/1 - r, ऐसा आ गया। तब s = ये जेई में आया हुआ सवाल, क्लास में कराया करते थे सवाल को हम पहले, और ये जेई के अंदर आया था फिर सवाल, ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं इसको। हाँ बीआर से नहीं, तो अपन कॉमन अपने रूल फॉलो कर रखा है ना भाई, हम तो इस जीपी को देख रहे हैं ना,
डिफरेंस वाली जीपी को थोड़ी देख रहे हैं, अपन तो डिफरेंस वाली जीपी को देख रहे हैं। वो तो बीआर से मालूम पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं आगे जाके एक जीबी बन जाएगी, उससे कॉमन रेशो बीआर आ जाएगा। हमने तो ये लॉजिक सिखा रखा है भाई, जीपी देखो आप तो, जीपी के साथ में एपी हो तो भी चलेगा, जीपी के साथ में एपी नहीं हो तो भी चलेगा। वो जो सीरीज अवेलेबल है उसमें जो जीपी है उसके कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है अपने को, इसलिए आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन बार बार, ताकि सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को, इसलिए आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल लिखो, ये करके लाना है घर से ना, ईमानदारी से करके लाएंगे इसको ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ, ऐसे लिखो फाइंड द सम, ऐसे लिख लो आप तो, फाइंड द सम, फाइंड द सम k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, k इंटू 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 माइनस k, ये सम निकाल के लाना है अपने को। जेई में आया हुआ है एक काफी समय पहले ना, फाइंड दिस सम। वही कहां से टर्म कितनी है इसमें, n, k बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी वेरी कर रहा है k, n वेरी नहीं कर रहा, वेरी क्या कर रहा है, n, k वेरी कर रहा है ना। तो चाहे तो अपन इसको बाहर निकाल सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 को बाहर निकाल सकते हैं, और अंदर क्या बचेगा, k इंटू 2 की पावर माइनस k बचेगा बस। उससे सीरीज बना के देख लेंगे, फिर कैलकुलेट करके देखेंगे। नेक्स्ट देखें सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नेक्स्ट देखें सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो 4 वैरायटी आ गई अपने को ना, 4 सीरीज के सम निकाल सकता हूं मैं, एपी का निकाल सकता हूं, जीपी का, एजीपी का, और एजीपी नहीं हो तो जीपी के साथ में टर्म ऐसी हो इनके डिफरेंस एपी में आ रहे हो या जीपी में आ रहे हो, या डिफरेंस के डिफरेंस एपी में आ रहे हो जीपी, उनका सम निकाल सकते हैं अपन। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फर्स्ट इसमें 1 + 2 + 3 अप टू n, इसको बोल रहे हैं अपन सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इसको बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इसको बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये मैथमेटिकली लिख रखा है मैंने, थ्योरेटिकली मैंने लिखवा दिया आपको, और सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा n। और क्लियरिटी के लिए अगर अपन चाहें तो भाई n बराबर 1 से, n बराबर 1 से n बराबर n तक लिख दो आपने। अब जरूरी नहीं कि अपन n का यूज करें ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ना, यानी जानते हैं भाई n की जगह 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ये आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, r, क्या ये भी वही चीज है, r को 1 2 3 4 5 n लिखूंगा ना, मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर n, k, ये भी वही लिखा हुआ है, k की जगह 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, अलग अलग तरीके हैं मैंने। और इसकी वैल्यू क्या आती है, n इंटू n प्लस 1/2 आ जाता है। कैसा आता है देखने की कोशिश करेंगे अपन, बस तो एपी है, एपी का यूज करके निकाल लो फटाफट। इसको बोल रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सेकंड लिखते हैं अपन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। लिखें भी सही थ्योरेटिकली यहाँ ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। और सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा n स्क्वायर, n की लिमिट 1 से लेकर n तक लगा दो, ये चाहो तो ऐसे लिख दो, सिग्मा m इज इक्वल टू 1 से लेकर n, m स्क्वायर, m की जगह 1 लिखूंगा, m की जगह 2 लिखूंगा, m की जगह 3 लिखूंगा। तो कभी मैं n का यूज कर रहा हूँ, कभी r का यूज कर रहा हूँ, कभी k का यूज कर रहा हूँ, समझ में आनी चाहिए बात है ना, ऐसा नहीं कि भाई n ही आएगा हमेशा ना। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 6, 2n प्लस 1/6, ये वैल्यू आ जाती है। थर्ड हमारे पास है 1 क्यूब 2 क्यूब n क्यूब, sum of the cubes of first and natural number, sum of the cubes of first and natural number, sum of the cubes
ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं चाहे दोनों, वन एन की जगह 1 लिखा तो 1 क्यूब आ गया, एन की जगह 2 लिखा 2 क्यूब आ गया, एन की जगह 3 लिखा 3 क्यूब आ गया। ये चाहे ऐसे यूज कर सकते हैं, पी इजिकल टू 1 से लेकर एन, पी क्यूब। ऐसा नहीं कि एम एन काम, हम कभी एन का यूज कर रहे हैं, कभी आर का यूज कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू आती है दैट इज एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यानी बेसिकली क्या आ गया, सिग्मा एन का होल स्क्वायर आ गया है, यानी आ गया सिग्मा एन का होल स्क्वायर, सिग्मा एन का होल स्क्वायर हो गया, सिग्मा एन का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे एक फॉर्मूला और होता है ना, वो चाहे तो याद रख सकते हैं आप, 1 टू द पावर 4 प्लस 2 रेस्ट टू पावर 4 3 रेस्ट टू पावर 4 एन रेस्ट टू पावर 4। ये जो फॉर्मूला आता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू एन इंटू 6 एन टू द पावर 4 प्लस 15 एन क्यूब प्लस 10 एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 30। हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, इसलिए याद रख सकते हैं चाहे तो उसको ना, किताबों वगैरह में मिलता भी नहीं है, अपन डिराइव कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं डिराइव करके और याद रख सकते हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है कि दिखाना नहीं है अपने को ना, तो कोई दिक्कत आने लगे कभी तो ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो बच सकते हैं अपने ना। एन इंटू 6 एन टू द पावर 4 प्लस 15 एन क्यूब प्लस 10 एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 30। अब इसमें क्या है, फर्स्ट वाला तो निकालना आसान है, सेकंड वाला कैसा आता है, हालांकि हमारे काम ही आएगा कि फॉर्मूला याद रह जाएगा तो भी अचीवमेंट है अपने लिए ना, ये याद रहेगा तो भी अचीवमेंट है, ये याद रहेगा तो भी अचीवमेंट है। वहाँ एग्जाम में निकालने तो बैठेंगे नहीं अपन, फिर भी आइडिया अपन इनको निकाल सकते हैं चाहे दोनों। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको एक तो एपी से निकाल लो आप चाहो तो, वरना अपन किसी डिफरेंट तरह से भी निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है और डिग्री 4 है, डिग्री 5 को भी निकाल सकते हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ उससे उसको भी निकाला जा सकता है। हालांकि अपन इसका भी यूज नहीं करते, लेकिन हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, इसे कभी काम आ जाए तो इसलिए लिख लिया अपन ने। अब फर्स्ट वाले को निकालने के लिए वहाँ डिग्री क्या है 1 1 है ना, तो हमने इस आइडेंटिटी को कंसिडर किया k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। अब ये डिफरेंस किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2k प्लस 1 के बराबर। क्या ये एक आइडेंटिटी है, k की जगह कुछ भी लिखो क्या ट्रू होगी, यानी अगर मैं डिग्री 1 वाला निकालना है, 1 की पावर 1 2 की पावर 1 3 की पावर 1 वाला निकालना है तो मैं स्क्वायर कंसिडर करूंगा। अगर मुझे सेकंड वाला निकालना है तो सेकंड वाले में क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, वहां पर स्क्वायर है, मैं यहाँ क्यूब कंसिडर करूंगा, k प्लस 1 का होल क्यूब माइनस के क्यूब। क्यूब वाला निकालना है तो पावर 4 कंसिडर करूंगा, 4 वाला निकालना है तो पावर 5 कंसिडर कर लूँ। सबको निकालने का तरीका ये, क्या ये सही है, आज सही है कल सही है, ये तो ऑलवेज सही है, और के की किसी एक वैल्यू के लिए सही है सबके लिए सही है बराबर है ना, तो ये ऑलवेज ट्रू है ना, ये आइडेंटिटी को लिखा मैंने। अब मैं पुट करता हूँ यहाँ k इक्वल टू 1, यहाँ पुट कर दो k इक्वल टू 1, तो उससे क्या आ गया 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ k बराबर 2 रख दो, तो उससे आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1। अब k बराबर 3 रख दो, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 प्लस 1, k इज इक्वल टू n लिख दिया मैंने, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1। हमें क्या निकालना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n निकालना है, इन सबको जोड़ दो, कितनी इक्वेशन है यहां से यहां तक n, k इज इक्वल टू 1 से, इन सबको जोड़ दो आप, जोड़ने पर क्या होगा, इस 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट, इसके बाद तो कुछ आएगा नहीं, जस्ट पहले जो ऊपर आएगा उसमें यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा। आ गया बच्चा समझ में, इन सबको जोड़ दो आप, और जोड़ने पर क्या आ गया, एक तो ये टर्म किसी से कैंसिल नहीं हुआ, और एक 1 स्क्वायर किसी से कैंसिल नहीं हुआ, या 1 स्क्वायर किसी से कैंसिल नहीं हुआ,
तो इनको ऐड करने पर आ गया n+1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर। और जब इनको ऐड किया मैंने तो 2 तो कॉमन ले लिया मैंने, और क्या बचा 1+2+3+n। और ये 1 कितनी बार ऐड हुआ, n टाइम्स, तो n आ गया। और यही तो हमें निकालना है, यही हमें ड्राइव करना है ना, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया a+b इंटू a-b। इसको बोल रहे हैं अपन 2s और प्लस n। हमें s निकालना है ना, उसको s बोल दिया मैंने ना, और इसको इंटरचेंज कर लो, ये आ गया n इंटू n+2 माइनस n इजिकल 2s। therefore 2s इजिकल टू n इंटू n+1। सही लिख रहा हूँ बच्चों, ये आ गया n इंटू n+1/2। ये ऐसा आ गया n इंटू n+1/2, ऐसा आ जाएगा। ये डेरिवेशन हो गया इसका ना। तो अगर डिग्री 1 थी ना, डिग्री 2 लिया हमने, डिग्री 2 वाला लाना हो तो डिग्री 3 से स्टार्ट करेंगे, डिग्री 3 वाला लाना हो तो डिग्री 4 से स्टार्ट करेंगे, डिग्री 4 वाला लाना हो तो 5 से स्टार्ट, 5 वाला लाना हो 6 से स्टार्ट करो। मतलब समस्या बढ़ती जाएगी उसमें ना। तो ये फर्स्ट वाला आसानी से निकाल लिया अपन, एपी से भी निकाल सकते थे। अब सेकंड वाला निकालना हो तो क्या करेंगे, यहां से कंसिडर करेंगे k+1 होल क्यूब माइनस k क्यूब। इसको लिख लो आप, किसके बराबर आएगा बताओ आप। क्या जाएगा 3k² प्लस 3k और +1। पर इसमें k को 1 2 3 रखते जाओ आप। तो जब 1 लिखेंगे ना तो यहाँ 1² आएगा, फिर 2² आएगा, 3² आएगा, n² आएगा, उन सबको जोड़ेंगे। इसमें वो भी आएगा लेकिन 1+2+3 वाला, वो तो हम जानते हैं, हम ड्राइव कर ही चुके हैं उसको अपन। और 1 भी आएगा ना, तो यहाँ k = 1 रख दो, k = 1। कितना आ गया उससे 2³ माइनस 1³ 3 इंटू 1² 3 इंटू 1 + 1, ये बराबर 2 आ गया हमारे पास। तो 3³ माइनस 2³। बस इनको ऐड कर दो सब, और वो ऐड करोगे आप, ये कैंसिल होते जाएंगे। इसके जैसे ऊपर आएगा उसमें यहाँ जो आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इनको ऐड करने पर क्या आ जाएगा, n+1 का होल क्यूब माइनस 1³। और यहाँ ऐड करने पर क्या आएगा, 3 कॉमन ले लेंगे, फिर 3 अगेन कॉमन ले लेंगे, और 1 कितने वाला है ना, ये हम डिराइव कर चुके हैं ना, ये वैल्यू हम जानते हैं ना। इसको मान लेंगे s, इसको s मान लेंगे, और सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। और अगर आप इंटरेस्टेड है घर जाके निकाल लेंगे, वरना मैंने फॉर्मूला लिखा ही दिया आपको ना, आता है ऐसे हो ना भाई। ये तो हमें निकालना है, इसको s मान लिया, ये हम जानते ही हैं। और ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा दूंगा, और उन सबको इधर इंटरचेंज कर लूंगा, है ना। और फिर से डिवाइड कर देंगे 3 से, तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास n इंटू n+1 2n+1/6। लास्ट वाला चाहे तो वो भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रख सकते हैं, चाहे तरीका ये ड्राइव करने का, ऐसा निकाला जा सकता है। बाकी नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं फिर अपन, ठीक है बच्चों। होमवर्क लिखो आप जो करके लाना है। तो संडे आ रहा है, रिविजन करना आप, है ना। अब तक जो पढ़ा है हमने, है ना, क्वाड्रेटिक का भी करना, फंडामेंटल का भी करना, वेन डायग्राम वगैरह का करना, है ना। तो रिविजन करना जरूरी है अपने लिए। शीट दे दो मुझे 1 मिनट में। तो सीक्वेंस की शीट,
ये लो आपकी शीट। क्या इतनी आवाज क्यों हो रही है? इतनी आवाज कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत है? फिर आवाज क्यों आ रही है इतनी? ये जरूरी नहीं सब किए जाए, सबको करना जरूरी नहीं है ना ये। और आप एचएलपी के सवाल चाहें, सबको करना जरूरी नहीं है। दे सबके लिए रहे, लेकिन जरूरी नहीं अटेम्प्ट किया जाए सबको ना। जिनको लगता है हमारे नंबर अच्छे आते हैं, उनको अटेम्प्ट करने के लिए ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने समझाया ना आपको, चीजें बहुत सारी है हमारे पास है ना, हम जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना करने के लिए है ना। तो जरूरी नहीं इनको किया जाए, अपन शीटों में भी बहुत सवाल है, उनको रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा पुराना पढ़ सकते हैं ना। और आप चाहें इंटरेस्टेड तो कर सकते हैं ना। दे ही रहा हूँ मैं तो कॉमनली करने के लिए आपको, ये करके लाना है आपको, ठीक है।